नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 6 मई 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरू होने से पहले कल का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें स्टेटमेंट नंबर 2 मैंने सही बोला था, एक्चुअली स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। इसमें बोला था यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन टू विन नोबेल प्राइज मोर देन वंस। एक्चुअली इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर रेड क्रॉस को भी 3 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाता है। अपोलोजाइजिंग फॉर द मिस्टेक, काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में बताया था, तो इट वॉज ए मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 ओनली। शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, recently the Supreme Court declared a Maharashtra law which provides reservation benefits to the Maratha community taking the quota limit in the state in excess of 50% as unconstitutional. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, न्यूज़ तो आपने सुना ही होगा। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने मराठा कम्युनिटीज को अलग सा रिजर्वेशन दिया हुआ था, और जो 50% रिजर्वेशन लिमिट है उससे वो ज़्यादा हो रहा था, करीब 60-66% तक जा रहा था महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्वेशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरवेंशन किया है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ये जो आप एक्सेस रिजर्वेशन दे रहे हो मराठा कम्युनिटी को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखिए, जो डिवीजन बेंच इसके बारे में जजमेंट दिया, उन्होंने क्या बोला, देयर विल ओनली बी ए सिंगल लिस्ट ऑफ एससीबीसी मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस with respect to each state and union territory notified by the president of India, and that states can only make recommendations for inclusion or exclusion। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला एक एक स्टेट का सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन सा है ये आइडेंटिफाई कर सकता है स्टेट, एंड ओनली दे कैन रेकमेंड। फाइनल डिसीजन जो है किस किस को इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है, ये कौन लेगा? पार्लियामेंट लेगा। ठीक है, तो फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। द बेंच यूनानिमसली अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, अब ये 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 में क्या क्या है देखिए। ये जो 102 अमेंडमेंट है, ये इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 338 ब्रेवो एंड 342 अल्फा इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दो आर्टिकल क्या कहता है? 338 ब्रेवो कहता है इट डील्स विद द न्यूली एस्टैब्लिश्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो बेसिकली जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ये सेटअप किया था आर्टिकल 338 बी के अनुसार। एंड 342 ये में क्या बोलता है? इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज इन ए स्टेट। ठीक है, मतलब कौन कौन सा कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट आर्टिकल 342 अल्फा के अनुसार। ठीक है, इट सेज दैट इट इज फॉर द पार्लियामेंट टू इंक्लूड ए कम्युनिटी इन द सेंट्रल लिस्ट फॉर सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस फॉर ग्रांट ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है उसके बारे में भी 102nd अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 342 अल्फा में बताया हुआ है। राइट, अब देखिए स्टेटमेंट में क्या क्या बोला है। स्टेट्स कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस फॉर इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ ए क्लास, बिल्कुल सही। आर्टिकल 338 बी के बारे में बोला है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338 ब्रेवो से बना है, बिल्कुल सही। एंड 342 अल्फा क्या बोला? इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज इन स्टेट। तो जो लिस्ट बनता है जिसमें प्रेसिडेंट साइन करता है, बेसिकली प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है कौन कौन सा कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। राइट, तो आर्टिकल 342 अल्फा प्रेसिडेंट को ये पावर देता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 2. Recently, waiving intellectual property protection for COVID-19 vaccines was in news. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन सी, 1 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना रहा है अपनी इनोवेटिव आइडिया से, अपनी मेहनत से, तो वो लोग उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन क्लेम करते हैं। मतलब दूसरी कोई कंपनी इस प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता बिना इनके परमिशन का। राइट, अब जो कोविड-19 वैक्सीन बड़े बड़े कंपनीज बना रहे हैं, बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो बना रहे हैं, वो लोग भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन क्लेम करता है, क्योंकि ये लोग ये बोलता है कि अपनी आइडिया से हमने बनाया है वैक्सीन, ये दूसरे कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकता। पर आज की सिनेरियो में पूरी दुनिया में वैक्सीन की कमी है। अगर आपको वैक्सीन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन वाला जो राइट है, इसको वेव करना है करके इंक्लूडिंग इंडिया, कई सारे कंट्रीज जो है
रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, राइट। अब देखिए जो तीनों स्टेटमेंट्स है ये तीनों इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया भी कई सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला एग्रीमेंट साइन करके रखा है। देखिए दोस्तों, India is a member of the World Trade Organization and committed to the agreement on trade-related aspects of intellectual property. ये देखिए जो trade-related aspects of intellectual property जिसको TRIPS agreement बोलते हैं, this is very important agreement for your examination point of view, right? देखिए इंडिया से मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर कंट्रीज है इनके बीच में एक एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये एग्रीमेंट भी और कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। मतलब कोई भी मेंबर कंट्री के कोई भी एक कंपनी का प्रोडक्ट जो है दूसरे कोई कंट्री के या उसी कंट्री के कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकता, सेम मेथोडोलॉजी यूज नहीं कर सकता। मतलब जो कंपनी अपनी इनोवेटिव आइडिया से मेहनत से उस प्रोडक्ट को बनाया है उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होगा, राइट, बेसिकली पेटेंट होगा। इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दूसरा एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी आप बोल सकते हो, जिसमें ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए काम करता है, राइट, इसमें भी इंडिया मेंबर है। अगला है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स, IPR पॉलिसी 2016। देखिए हमारे कंट्री के अंदर एक पॉलिसी है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016। ये हमने मई 2016 में अडॉप्ट किया था। ये विजन डॉक्यूमेंट टू गेट फ्यूचर डेवलपमेंट्स ऑफ IPRs इन द कंट्री। बेसिकली हमारे देश में जो इनोवेशंस हो रहा है इसको गेट करने के लिए कैसे कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्लेम करना है, ये सबकी गाइडलाइंस आपको मिलेगा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 में। ठीक है, तो हमें यह पता चला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कंसर्व करने के लिए, क्योंकि हम इंडियंस भी कई सारे अचीवमेंट्स किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसको भी तो कंसर्व करना जरूरी है। नहीं तो कोई और कंपनी उस प्रोडक्ट को खरीद के उसकी मेथोडोलॉजी को कॉपी करके मार्केट कर लेगा, तो हमारी जो मेहनत है वो कहां जाएगा। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कंसर्व करना या प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। पर अब जो सिनेरियो है कोविड-19 वैक्सीन वाला, अब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के पीछे जाओगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की कमी है देश में क्या, दुनिया में। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर has been appointed as the nodal department to coordinate, guide and oversee the implementation of future development of IPRs in India। देखिए हमारे देश में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सेक्टर में नोडल डिपार्टमेंट कौन है देखभाल करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए, वो DIPP है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, राइट। अब देखिए और एक चीज है सेल्फ फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, ये सब एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, राइट। सेल्फ फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट सेटअप अंडर द एजेंसी ऑफ DIPP। ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके अंदर एक सेल भी बनाया हुआ है, अलग सा एक सेल, जिसका नाम है CIPAM, सेल्फ फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। ये भी बेसिकली हमारी नेशनल IPR पॉलिसी जो 2016 में बनाया था उसके ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए आप। सबसे पहले में क्या लिखा है, इंडिया ट्रिप्स का एक मेंबर है, बिल्कुल सही। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, गलत है दोस्तों। एंड तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के बारे में बोला है, ये नोडल डिपार्टमेंट है करके, ये भी सही है। देखिए दोस्तों और भी कई सारे एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया ने साइन किया है। ठीक है, अगर आपको अलग सा वीडियो चाहिए, वैसे हमने एक वीडियो किया है इंडिया कौन कौन सा इस तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्रीमेंट्स में साइन किया है, या अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं अलग सा वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। वैसे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में काफी आर्टिकल्स आते हैं, राइट। Question number 3. Recently, the Insurance Regulatory and Development Authority of India has mooted the concept of model insurance village to boost insurance penetration in rural areas. Consider the following statements with respect to Insurance Regulatory and Development Authority which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों न्यूज आया था कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नया कंसेप्ट लेके आया है, मॉडल इंश्योरेंस विलेज। बेसिकली क्या है, देखिए हमें पता है हमारे देश में कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पर हमारे देश के मैक्सिमम लोग जो है अभी भी इंश्योर्ड नहीं है, मेनली जो रूरल एरियाज में लोग हैं। तो रूरल एरियाज में भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लाने के लिए, मतलब ज्यादा लोगों को इंश्योर्ड करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक कंसेप्ट लेके आया है, मॉडल इंश्योरेंस विलेज, राइट। अब हमारे स्टेटमेंट्स जो है दोस्तों ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, जिसमें 1 and 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए IRDAI following the recommendation of Malhotra committee report in 1999 IRDAI was constituted as an autonomous body। बेसिकली देखिए दोस्तों हमारे देश में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक बॉडी है
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 1999 में मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन से बना था। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन अप्रैल 2000। इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया अप्रैल 2000 में। देखिए दोस्तों, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, मैंने आपको कई बार समझाया हूं और एक बार बता देता हूं। सिंपल भाषा में ये है दोस्तों, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब वो बॉडी होता है जो एक स्टैट्यूट से बनता है। स्टैट्यूट मतलब क्या है, पार्लियामेंट से इनैक्टेड एक लॉ। जब पार्लियामेंट से एक लॉ पास करके कोई एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, राइट। मतलब ये जो बॉडी के बारे में है, इसकी बॉडी बनाने की अथॉरिटी के बारे में हमारी संविधान में कहीं मेंशन नहीं होगा। देखिए, अगर संविधान में मेंशन है, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे बॉडी होना चाहिए, तो इसलिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना सकते हैं। अगर संविधान में मेंशन नहीं है तो क्या होगा, सिंपल है, एक बिल पेश करो लोकसभा या राज्यसभा में, इसके बाद इसको पास करके एक लॉ बना दो, फिर वो लॉ की अथॉरिटी में एक बॉडी बनेगा। इस तरह जो बॉडी बनते हैं इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, राइट। द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRDA इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ कॉम्पिटिशन सो एज टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये IRDA के ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इसकी हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेटमेंट तो मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट के बारे में, बिल्कुल सही। स्टैट्यूटरी बॉडी अप्रैल 2000 में बनाया था, बिल्कुल सही। हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, ये गलत है दोस्तों, इसकी हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है, तेलंगाना का कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू गिर नेशनल पार्क विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, एशियाटिक लैंड्स काफी न्यूज में रहा रिसेंटली, कुछ एशियाटिक लैंड्स कोविड-19 पॉजिटिव हुआ करके न्यूज आया था। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन गिर नेशनल पार्क से रिलेटेड है, जिसमें 1 और 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं गिर नेशनल पार्क के बारे में और एशियाटिक लैंड के भी बारे में। देखिए, गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देखिए, गुजरात के साउथ वेस्टर्न साइड में एक डिस्ट्रिक्ट है जूनागढ़, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, काफी न्यूज में रहा है। 1947 में जब एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था तो जूनागढ़ वाज द लास्ट टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। ये आपको पता ही होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा जूनागढ़ के बारे में। और रिसेंटली पाकिस्तान ने जब एक मैप पब्लिश किया, उसमें जूनागढ़ एरिया उनका है करके एक क्लेम था। इंडिया कभी माना नहीं और कभी मानेंगे भी नहीं, तो जूनागढ़ काफी न्यूज में रहा है। इस जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लैंड्स। देखिए दोस्तों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एशियाटिक लैंड्स आपको इंडिया में कई फॉरेस्ट में मिलेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, पर गिर फॉरेस्ट जो है दिस इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट, जो नेचुरली आपको एशियाटिक लैंड्स दिखेगा गिर फॉरेस्ट में, जो जूनागढ़ में है। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज ए सेंचुरी इन 1965, नेशनल पार्क 1975। आप देखिए, गिर फॉरेस्ट में एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, वो है मालधारीज, हु आर सर्वाइव्ड थ्रू एजेस बाय हैविंग ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद लायंस। देखिए, एशियाटिक लायंस के साथ काफी अच्छा रिलेशंस मेंटेन किया है मालधारी करके कम्युनिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इनकी जो सेटलमेंट्स है मालधारीज का, इनको नेसेस बोलते हैं, राइट। अब देखिए, प्रोटेक्शन फॉर एशियाटिक लैंड्स के बारे में। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो इंडिया का है उसमें शेड्यूल 1 में है, तो टॉप प्रायोरिटी दिया हुआ है एशियाटिक लैंड्स को। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, वेरी करेक्ट। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लैंड्स, वेरी वेरी करेक्ट। गिर इज ऑफन लिंक्ड विद धंकर्स हु आर सर्वाइव्ड थ्रू एजेस। देखिए, धंकर नहीं है, बेसिकली मालधारी है। अब देखिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए धंगर के बारे में। मैंने आपको बताया है ये कौन कौन सा स्टेट्स में दिखता है धंगर कम्युनिटी। एक क्लू मैं देता हूं, धंगर इज बेसिकली बफेलो हेडिंग कम्युनिटी, ठीक है। तो ये धंगर कम्युनिटी इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में दिखता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी, ओरांग नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं ओरांग नेशनल पार्क के बारे में। इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन धरांग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थर्न साइड में आता है ओरांग नेशनल पार्क। पार्क हैज ए रिच फ्लोरा एंड फोना इंक्लूडिंग ग्रेट इंडियन वन हॉर्न रिनोसरस, पिग्मी हॉग, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलो एंड टाइगर्स। इसमें इंपॉर्टेंट है वन हॉर्न राइनोसरस, जिसको हम ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस भी बोलते हैं। ये आपको ओरांग नेशनल पार्क में भी मिलेगा। वैसे काजीरंगा नेशनल पार्क इज वेरी फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसरस, जो ब्रह्मपुत्र के सतहन साइड में है, राइट। इट इज द ओनली स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ राइनोसरस इन द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखिए दोस्तों, ये जो राइनोसरस है ये आपको मैक्सिमम मिलेगा ब्रह्मपुत्र के सतहन साइड में, नॉर्थर्न साइड में आपको मिलेगा ओनली ओरांग नेशनल पार्क में, ठीक है।
Orang National Park is popularly known as Mini Kaziranga. Reason behind this is both the parks have same kind of climate and ecology. आप देखिए ओरंग नेशनल पार्क की काफ़ी सिमिलरिटीज़ है काजीरंगा नेशनल पार्क से, ठीक है। इसकी जो क्लाइमेट है, इकोलॉजी है, वो भी सेम है और ग्रेट इंडियन राइनोसरस भी दिखता है। आप देखिए हमारा स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, वेरी करेक्ट। इट इज़ only stronghold of rhinoceros on the north bank of Brahmaputra river, very correct. It is also known as Mini Kaziranga National Park. So answer is option C, Orang National Park in Assam. तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रीसेंट सुपर कॉन्टिनेंट। आंसर इज ऑप्शन सी, पांजिया। काफी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था। एक्सप्लेनेशन में सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है प्रियंका वर्मा, श्रावणी हटकर, सौरव बनवाल, अजित कोलेकर, पिक्सी अंगी, सौरव ठाकुर एंड नमिता सिंह। इन 7 में से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स प्रियंका एंड श्रावणी ने दिया है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशल कंग्रेट्स टू प्रियंका एंड श्रावणी। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज ए सोइल हॉरिजॉन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से। मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।